अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है। हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 9.4 कर रहे हैं। लास्ट वीडियो हमारी काफ़ी लेंदी हो गई थी, तो वो बीच से ही मुझे कैंसिल करनी पड़ी थी और उसके बाद जो है हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। आ, हमने जो है ये सीखा था कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना और उसका ऑर्डर 3/3 से बड़ा है, 1/1, 2/2, 3/3 के, तो हमने शॉर्टकट मेथड्स देख लिए थे। लेकिन अगर उसका ऑर्डर 3/3 से ज़्यादा है तो उसके लिए एक जनरल मेथड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ को फैक्टर का मेथड। वो को फैक्टर का मेथड आप 2/2 में भी यूज़ कर सकते हैं, 3/3 में भी यूज़ कर सकते हैं। वो जनरल मेथड है, मीन्स हर एक मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो उसके लिए मैंने आपको मेथड ये बताया था कि आप एक को फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इनसे मल्टीप्लाई करके, अगर कि कोई भी एक रो सेलेक्ट करके अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते जाएं और उनके आपस में ऐड कर लें उनको, तो आपको डिटर्मिनेंट का आंसर मिल जाएगा। तो मैंने एक शॉर्टकट ये बताया था कि आप कोई भी रो या कॉलम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये चूज़ किया था कि हम फोर्थ कॉलम चूज़ करेंगे। रीज़न ये है कि इसके ज़्यादातर एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट बाकी है। तो सिर्फ इसके हम जो है वो को फैक्टर मैट्रिक्स का इसका जो एलिमेंट होगा सिर्फ वो निकाल लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो बाकी ज़ीरो ज़ीरो से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो को फैक्टर मैट्रिक्स निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी ऑर्डर का अगर आपको को फैक्टर का एलिमेंट निकालना हो आई जे ऑर्डर का, तो उसका मेथड ये होगा कि -1 की पावर आई प्लस जे हो जाएगी और फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके माइनर माइनर का मतलब क्या होता है, उसका जो सब मैट्रिक्स होता है उसके डिटर्मिनेंट से। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। अब अगर क्वेश्चन 53 में ये 9 की बात करें हम, तो 9 के रो और कॉलम को अगर हम इग्नोर कर दें तो हमें जो मैट्रिक्स बनता हुआ नज़र आ रहा है वो तो हम निकालेंगे ए डैश। क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व कर रहे हैं। ए डैश और इसका ऑर्डर क्या होगा, ये है थर्ड रो फोर्थ कॉलम, 3 4, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये बराबर होगा -1 की पावर 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। इसका जो एलिमेंट का जो माइनर होगा वो एक 3/3 का डिटर्मिनेंट होगा, दैट इज 2 7 एंड -2, और 1 -2 एंड -3, 1 -2 -3, और उसके बाद 6 -3 एंड -2, 6 -3 -2। ठीक है जी। तो अब हमें इसका जो है वो डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन उसके बाद बगैर सॉल्व नहीं होगा। तो बस 3/3 का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो मैं वक्ती तौर पर पेंसिल से इस कॉलम को दोबारा लिख देता हूँ, मीन्स पेपर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली पेंसिल से ही लिखूँगा। 2 1 6 7 -2 एंड -3, और वही हम इसके प्राइमरी डायगनल्स लेंगे, सेकेंडरी डायगनल्स लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेथड हमने सीखा अभी डिटर्मिनेंट निकालने का। तो ये -1 की पावर 7 हो जाएगी, और एक बड़ा ब्रैकेट में लगा देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये अंदर जो प्रोसेस किया गया है ये डिटर्मिनेंट के लिए किया गया है। सबसे पहले प्राइमरी डायगनल, तो ये हमारे पास 2 × -2 × जो कि बनता है 8, क्योंकि 2 to the 4 4 to the 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब सेकेंडरी डायगनल, दूसरा वाला प्राइमरी डायगनल, 7 7 × 3 × 6, तो ये बनता है 126, और माइनस में आएगा क्योंकि एक एलिमेंट इसका नेगेटिव है। वैसे प्लस होता है लेकिन ये -3 की वजह से पूरा आंसर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 126। अच्छा जी। अब थर्ड जो हमारा प्राइमरी डायगनल है, 2 × 3 6 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6। अब सेकेंडरी डायगनल की बात करते हैं। तो पहला सेकेंडरी डायगनल है 6 -2 एंड -2, और माइनस साइन फॉर्मूले का आएगा, और 6 × 2 12, 12 × 2 24। दूसरा सेकेंडरी डायगनल -3 इंटू 2, 3 3 9, 9 2 18, और -18 हमारे पास आंसर आएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। उसके बाद तीसरा डायगनल 2 × 7 14 होता है, -14, और फॉर्मूला में माइनस पहले से है तो प्लस का 14 आंसर आएगा। ठीक है जी।
अब जो मैंने पेंसिल से रफ चीज़ें लिखी थी उनको मैं दोबारा से मिटा दूंगा, या ये काम रफ वर्क में आप कर लें कहीं, उसके बाद ये स्टेप दिखा दूँ। अच्छा जी, -1 की पावर 7 हो तो -1 ही आंसर आएगा, और 8 -1 26 +6 -24 -18 और +14 आंसर आता है माइनस का 140। ठीक है जी, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 140 आ गया। इसका मतलब वो जो एलिमेंट होगा, इसका जो को फैक्टर मैट्रिक्स होगा, यहाँ मैं शो करता हूँ, इसका जो को फैक्टर मैट्रिक्स होगा वो यहाँ पर तो एलिमेंट्स होंगे कुछ, हमें नहीं पता क्या होंगे और ना ही हमें उनकी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो होगा 140। और हमें अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके को फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 140 हमारा आंसर होगा। तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स, चाहें तो फॉर्मूला लिख दें, A34 मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर ऑफ 3 4 एलिमेंट विच इज़ 9 मल्टीप्लाई बाय 140, जो कि बनता है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1260। अच्छा जी, आंसर वेरीफाई एक्सेल से ही कर लेते हैं, जो भी थोड़ी देर पहले हमने मेथड सीखा एक्सेल का। ये मैट्रिक्स मैंने पहले से यहाँ लिख कर रखा है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इक्वल m डिटर्मिन, और ये पूरा मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेंगे हम 1260, और यहाँ पर भी हमारा 1260 ही आंसर आया था। उम्मीद करता हूँ ये मेथड समझ आ गया होगा, और क्वेश्चन 54 भी आप इसी तरह करके वेरीफाई कर लेंगे। और कौन सा एलिमेंट चूज़ करेंगे, जिस रो में सारे ज़ीरो हैं सिर्फ एक -3 है, मींस आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालना होगा। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप -3 को मल्टीप्लाई कीजिए ए, ये कौन सी रो है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम का को फैक्टर एलिमेंट, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, बाकी इतनी लंबी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो अब जब ये हमने सीख लिया, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, देखें तो इसमें आप कौन सा एलिमेंट चूज़ करेंगे, इसमें हम चूज़ करेंगे -4, और बाकी सब 0 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें कौन, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा, ये कौन सी रो है, 1 2 3 4, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, A44 को मल्टीप्लाई किया जाएगा को फैक्टर एलिमेंट ऑफ 4 4, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, और फिर एक्सेल से आप वेरीफाई भी कर लेंगे अपने आंसर को। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। क्रैमर रूल, क्रैमर रूल बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे अब मैंने आपको जब ये डिटर्मिनेंट सिखाया था तो उस वक्त कहा था कि डिटर्मिनेंट का आपके लेवल की हद तक यूज़ क्या है कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के मैट्रिक्स के तरीके से दो मेथड होते हैं, एक क्रैमर रूल होता है, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड होता है। तो इस एक्सरसाइज में क्रैमर रूल है, 9.5 में इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड है, और वो यकीनन इन्वर्स में आपको एक्सेल से निकालना भी सिखाऊंगा, इक्वेशंस को डायरेक्टली एक्सेल से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको सिखा देंगे। तो इंशाल्लाह आपके पास काफ़ी सारे टूल्स होंगे अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए कि आपके आंसर सही आए हैं या नहीं आए। तो क्रैमर रूल बेसिकली क्या होता है, क्रैमर रूल आपके पास जो इक्वेशंस होती हैं उनसे आप मैट्रिसेस बनाएं, और इसका बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि एक्स इंडिविजुअल, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल एक्स की वैल्यू होती है वो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट को डिवाइड करें आप होल डिटर्मिनेंट से, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, सपोज मैं एक एक पहले डमी इक्वेशन बनाते हैं, ax1 प्लस bx2 इज इक्वल टू c, और dx1 प्लस ex2 इज इक्वल टू f। ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते किसको हैं कि ऐसी मतलब दो इक्वेशंस या दो से ज़्यादा इक्वेशंस भी हो सकती हैं जिनका सॉल्यूशन सेम हो। इसका मतलब ये है कि x1 की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 के लिए होगी 2 के लिए भी यही होगी। साइमल्टेनियस इक्वेशंस पूरा एक चैप्टर हमने डिस्कस किया था, अगर आप इसी चैनल की वीडियोस देख रहे हो तो उसमें
चैप्टर 3 है गालिबन, या चैप्टर 2 है इसी बुक का, उसमें हमने सॉल्व करना सीखा था, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइंस भी सिखाई थी, पैरेलल लाइंस होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, गालिबन चैप्टर 3 था वो। अच्छा जी, तो अब जो है इनको सॉल्व करने का मेथड क्रैमर रूल के ज़रिए क्या होगा। क्रैमर रूल के ज़रिए ये होगा कि आप एक x1 की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप क्या करें, पहले एक मैट्रिक्स बनाएं या एक डिटर्मिनेंट लें जिसमें x1 की वैल्यू चाहिए, तो x1 के कॉलम की जगह पर आप ये c और f लिखें, सी एफ, और x2 अपनी जगह रहेगा बी ई, इसके कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय ए डी बी ई, मीन्स ये सेम वैल्यू। इसी तरह अगर आपको x2 की वैल्यू चाहिए तो x2 के कॉलम की जगह पर ये सी एफ आएगा, मीन्स x1 के तो वही कोफिशिएंट ए और डी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सी और एफ आ जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा ए डी डी ई से। ठीक है, इस तरह अगर आपको समझ नहीं आया तो इसके दूसरे मेथड भी हैं, मीन्स अक्सर लोग डी यूज़ करते हैं कि आप डी एक्स अगर आपको निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी, मीन्स एक्स अगर आपको निकालना है, सॉरी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाला मैट्रिक्स बनाए उसको डी से, और अगर वाई निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ वाई वाला डिवाइडेड बाई डी। खैर अभी भी समझ नहीं आया होगा क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 या 58 कर लेते हैं, और वेरीफाई करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। 5x1 माइनस 4x2 इक्वल्स -8, 3x1 प्लस 5x2 इक्वल्स 47। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका, आप सबसे पहले हम डी यूज़ कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स डी बनाएं, मीन्स डिटर्मिनेंट डी बनाएं जिसमें आप x के एलिमेंट 5 3 और दूसरा जो वेरिएबल है x2 -4 एंड 5, इसके कोफिशिएंट लिखें। ठीक है, मीन्स ये 5 3 -4 एंड +5, इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट 2/2 का निकालना हमने सीखा है, 5 5 25 -3 4 12, लेकिन -12 तो वो +12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 37। अच्छा, अगर पहले स्टेप में ही आपका आंसर 0 आ जाए तो आप लिखेंगे कि क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में ये चीज़ आती है, तो आप यहीं पे लिख देंगे कि इसका आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। अच्छा जी, डी एक्स निकालेंगे आप, डी एक्स में आप क्या करेंगे, या डी एक्स वन कह देते हैं इसे हम, डी एक्स वन के लिए आप क्या करेंगे, एक्स वन के कोफिशिएंट जो 5 3 है उसकी जगह पर ये कांस्टेंट टर्म्स आएंगी -8 एंड 47, जबकि y अपनी जगह कायम रहेगा -4 एंड 5, y मतलब x2 अपनी जगह कायम रहेगा। अच्छा जी, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। -8 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 8 5 40, और माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है और वैल्यूज़ भी माइनस में ही है, तो 47 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आता है 188, तो प्लस 188, और इसका आंसर आता है 148। ठीक है जी, अब डी एक्स टू निकालेंगे आप। डी एक्स टू के लिए आप एक्स वन के कोफिशिएंट वही रहने देंगे 5 एंड 3, जबकि y के कोफिशिएंट -4 एंड 5 हो जाएंगे, सॉरी y के कोफिशिएंट आप x2 के जो एलिमेंट्स कांस्टेंट हैं -8 एंड 47, इसे सॉल्व करते हैं। 47 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 235, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 8 24, और जब इन्हें ऐड करते हैं हम तो हमें आंसर मिलता है 235 प्लस 24 इज इक्वल टू 259। ठीक है जी, तो अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x1 किसके बराबर होगा, डी एक्स वन अपॉन डी, तो डी एक्स वन क्या था हमारे पास 148 अपॉन 37, तो 148 को 37 से डिवाइड करते हैं, 4 आंसर आता है, और x2 बराबर होगा डी एक्स टू डिवाइडेड बाई डी, तो डी एक्स टू हमारे पास है 259 डिवाइडेड बाई 37, विच इज़ 7।
तो हमारा आंसर क्या आया, x1 इज इक्वल टू 4 एंड x2 इज इक्वल टू 7। x1 इज इक्वल टू 4 एंड x2 इज इक्वल टू 7। और अपने आंसर को कैसे वेरीफाई करेंगे, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, दोनों साइड अगर बराबर आ जाए तो आपका यानी 5 माइनस 4 माइनस 8 आ रहा है ना, तो 5 माइनस 8 इक्वल्स माइनस 4, ये थी इक्वेशन में हमारे पास वैल्यूज। 5x1 माइनस 8x2 इज इक्वल टू -4। पर देख लेते हैं क्या यही वैल्यूज़ है, 5 माइनस 4 एंड माइनस 8, ठीक है जी। 5 माइनस 4 एंड माइनस 8 वैल्यूज़ मैंने गलत लिख दी हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x1 की जगह x1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की वैल्यू, तो आंसर दोनों तरफ सेम आना चाहिए। 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 7 बराबर होना चाहिए -8 के। 5 4 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, और ये वाकई -8 के बराबर होता है। तो हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया, प्रूफ भी हो गया, मीन्स वेरीफाइड हो गया, सॉरी प्रूफ तो नहीं लिखना चाहिए, वेरीफाइड लिखना चाहिए। वेरीफाई होगा कि हमारा आंसर करेक्ट है। और साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर आप कैलकुलेटर के मेथड से यूज़ करना चाहें तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। और स्ट्रेट लाइन जिस तरह ड्रॉ करते हैं, x1 और y1 को आप x1 और x2 को आप x और y एक्सिस पर करें, जहाँ दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका सोल्यूशन सेट होगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं। मीन्स साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के जो बाकी मेथड होते हैं वो अपनी जगह कायम है। अच्छा जी, एक 3x3 का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। इसका मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो 64 में आप जो मैट्रिक्स डी बनाएंगे उसमें आप x1 3 3 1 -4 -2 ये वाले कोफिशिएंट ले लिए, 1 -4 -2 1 3 3, और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 1। ये हमारा मैट्रिक्स डी है। इसी तरह आपको एक मैट्रिक्स डी x1 चाहिए होगा, जिसमें आप x1 के कोफिशिएंट्स की जगह पर ये कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे, मींस -1 -5 एंड 2। बाकी x2 और x3 के कोफिशिएंट अपनी जगह कायम रहेंगे, 1 -4 -2 एंड 1 2 1। ठीक है जी। इसके अलावा अब आप डी x2 का भी निकालेंगे, तो x1 के कोफिशिएंट अपनी जगह कायम रहेंगे, 1 3 3। x2 के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म्स आएंगी जो क्वेश्चन में गिवन है, 1 -5 एंड -2, -1 -5 एंड -2, पॉजिटिव 2 सॉरी। और जो लास्ट x3 के कॉलम में वो वही रहेंगे, 1 2 और 1, जिसकी कोफिशिएंट ही आएंगे। अब जब डी x3 निकालेंगे आप, तो उसमें x1 x2 के कॉलम्स में तो सेम वैल्यूज़ रहेंगी, 1 3 3 1 -4 एंड -2, मीन्स x1 और x2 क्या क्या। लेकिन जो थर्ड कॉलम होगा उसमें आप कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, -1 -5 एंड 2। ठीक है जी। अब इनका डिटर्मिनेंट आप 3/3 का जिस तरह निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, लेकिन चलें हम एक्सेल से निकाल लेते हैं टाइम बचाने के लिए। राइट जी। तो पहला है 1 3 3 1 -4 -2 1 2 1, और इनका डिटर्मिनेंट मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, इज इक्वल टू m डिटर्मिन 9। अगर ये ज़ीरो आता तो मैं आगे करता ही नहीं। अच्छा जी, अब x1 की बात करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू सिर्फ चेंज कर लूँगा। सेकंड में हमारे पास सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, -1 -5 एंड 2। ठीक है जी। और फिर इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं हम, और ये जो ये वाले है ये बेसिकली यहाँ आ रहा है, 1
1 -1 -5 2 1 2 1, ठीक है जी। अच्छा, और इसी तरह इसको दोबारा कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और हमें मालूम है कि यही वाला कोफिशिएंट जो है ये इन सारे कोफिशिएंट्स थर्ड कॉलम में आएंगे। तो हमारे पास क्या है 9 27 9 और माइनस का 45। नाइन 27 9 और माइनस का 45। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। अब काम आसान कि x1 की जो वैल्यू होगी वो होगी dx1 डिवाइडेड बाई डी। तो dx1 क्या है हमारे पास 27 डिवाइडेड बाई 9, आंसर आया 3। x2 की जो वैल्यू होगी वो होगी dx2 डिवाइडेड बाई डी। dx2 को d से डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ 9 डिवाइड बाई 9 विच इज़ 1। एंड x3 dx3 को डिवाइड करेंगे d से, -45 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 45 होता है तो -5 आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है, वेरीफाई आप कर सकते हैं जिस तरह से करना हो। अच्छा, अब 3/3 के डिटर्मिनेंट के निकालने का तरीका एक दूसरा भी होता है जो अक्सर हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट ने सीखा हो, उसमें ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील करते हो, तो आप वैसे ही कैलकुलेट कर लें। मैं एक क्वेश्चन मीन्स एक डिटर्मिनेंट आपको वैसे निकाल के दिखा देता हूँ। सपोज़ हम ये वाला dx2 है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले इसकी वैल्यूज़ में यहाँ लिख लेता हूँ। 133 -1 -5 2 1 2 1। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो मेथड आपने ये सीखा होगा, पहले 1 लिखें। चलें जी, 1 लिख लिया। उसके बाद इसके रो और कॉलम को छोड़ दें, मींस रो और कॉलम को हाइड कर दें। तो क्या नज़र आ रहा है -5 2 2 एंड 1। ठीक है जी, फिर माइनस लिखते हैं और फिर सेकंड वैल्यू -1। ठीक है जी, अब इसके रो और कॉलम को छोड़ दें तो क्या बचता है 3 2 3 1। ठीक है जी, फिर +1 लिख दें। अब इसके रो और इसको कॉलम को छोड़ दें, 3 -5 3 एंड 2। अब इसको सॉल्व कर लें 1। तो बेसिकली ये वही डायरेक्ट ही मेथड है, ये को फैक्टर हम निकाल लेते हैं, ये वो है। और ये जो साइन प्लस माइनस आ रहे हैं ये बेसिकली 1 की पावर i प्लस जे से जो हम निकाल रहे होते थे वो आ रहे हैं। तो ये शॉर्टकट जो आपको बताया गया बेसिकली वो ये चीज़ है। अच्छा जी, तो 1 -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -5 -2 2 4, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 3 1 3 -3 2 6, ये +1 हो गया, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 5 15। तो ये माइनस का 9 आ गया और ये माइनस का 3 आ गया, और ये 6 + 15 होता है 21। 21 में से 12 निकालेंगे 9 आंसर आएगा, और हमारा वैसे भी 9 आंसर आया था जो हमने यहाँ निकाला। ठीक है जी, तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा, क्योंकि सारे सवालात तो वैसे ही हैं इसमें, और तो कुछ भी नहीं है। क्रैमर रूल हमने सीख लिया, क्रैमर रूल के क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। अच्छा, इसमें जो बाकी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कुछ वेरिएबल्स हिडन है इसमें। जो वेरिएबल हिडन उनका कोफिशिएंट 0 माना जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करें तो यहाँ 0 लिख दें, यहाँ भी 0 लिख दें। तो अब एलिमेंट क्या बनेंगे, 3 5 0 2 0 4 1 3 6, 1 -3 एंड 6, और 11 9 0 मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफ़िज़।